इस तरीके से ये सब हुआ। कोविंद को कुल 7,20,044 वोट मिले। ये आप देख सकते हैं कोविंद को कुल कितने वोट मिले हैं, 7,02,000। और रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। कोविंद को 7,02,044 मूल्य के वोट मिले हैं। वेटेज कैलकुलेट होता है जनसंख्या के आधार पर, सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर और किस राज्य से वो आते हैं उसके आधार पर। सबसे ज्यादा वेटेज उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का होता है। क्यों प्रदीप जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के विधायकों की वोट की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है और शायद नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के विधायकों की वोट की संख्या सबसे कम है। तो ये दो राज्य हैं जिसमें सबसे अधिक और सबसे कम संख्या है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी नजर आई है। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रूप से क्रॉस वोटिंग है वो गुजरात के अंदर हुई है। 8 से 11 एमएलए ने वहां पर रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट किया है, जिसमें से शंकर सिंह वाघेला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी एक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हाल के दिनों में वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, महामहिम होंगे। और हम इस जल्दबाजी में भूल गए कि अब प्रधानमंत्री जी को इनको घर जाना पड़ेगा, अमित शाह जी को इनको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल यही अलाउ करता है कि महामहिम राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर है और सभी प्रोटोकॉल के तहत उनके घर उनसे मिलने जाएंगे। वो शायद किसी को बुला नहीं, कोई उनको बुला नहीं सकता, बुला नहीं सकता। तो अब महामहिम हो गए हैं और रामनाथ कोविंद से मिलने थोड़ी ही देर में अमित शाह जी जाएंगे और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। शायद उन्होंने जब 1980 के अंदर ये पार्टी बनी हो तब नहीं सोचा होगा कि 2017 तक आते आते वो इस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं रामनाथ कोविंद के गांवों की, देख रहे हैं परौख की, देख रहे हैं। देख सकते हैं आप बच्चों में कितना उत्साह है और वाकई उत्साह क्यों ना हो, क्योंकि उनके घर का एक व्यक्ति देश का पहला व्यक्ति बना है, देश का राष्ट्रपति बना है। मुझे थोड़ा पॉलिटिकल इनसाइट भी बताइए रामनाथ कोविंद का कि इनका राजनीतिक सफर किस तरीके का रहा, कैसा रहा? देखिए, ये एक तरह से कहें कि सेल्फ मेड मैन है। इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, उसमें एलाइड में सिलेक्शन हुआ, जाने से मना कर दिया। ये बहुत कम होता है कि किसी का एलाइड में, आईएएस एलाइड में सिलेक्शन हो जाए और जाने से मना कर दे, उसके बाद कोशिश भी न करे। फिर वो मोरारजी देसाई के साथ रहे, उनके सहायक रहे। हाँ, और उसके बाद वो फिर वकालत के पेशे में चले गए। वहां से फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनको कहते हैं कल्याण सिंह की प्रेरणा से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वहां से पदाधिकारी बने, हाईकोर्ट और सबसे पहले तो मैं एनडीए को अपने गांव वालों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसके बाद माननीय रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं, ऐसे महामहिम के माध्यम से हमारे इस गांव का नाम विश्व के इतिहास में अंकित हो गया, भारत के इतिहास में अंकित हो गया हमारे गांव का नाम। हम सभी गांववासी मिलकर के, चाहे वह हिंदू हो या कि मुस्लिम हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, यदि हिंदू है तो जिस दिन से नाम घोषित किया गया उस दिन से लेकर के आज तक उसने मंदिर में पूजा अर्चना वंदना भगवान से विनती करता रहा कि हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी विजयी हो जाए। तो आप इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर आपको मुंबई की दिखाई दे रही है कि मुंबई में जो विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो किस तरह से ढोल मंजीरे के साथ स्वागत कर रहे हैं। उनके हाथों में बकायदा तख्ती है रामनाथ कोविंद की और वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और ठीक दूसरी तस्वीर आप उनके गांव परौख की देख सकते हैं। परौख की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां के लोग किस कदर उत्साहित है। जी हाँ, हम उनके राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं। जी, उसके बाद वो फिर उनको पदाधिकारी बनाया गया और फिर 2 टर्म राज्यसभा के सदस्य रहे 94 से 2000 और 2006। तो वो देखिए, एक चीज आप देखिए कि रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति भवन पहुंचना एक केवल ये कि बीजेपी के एक उम्मीदवार थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, पहुंच गए, यही नहीं है। मात्रा से जीत, ये सिर्फ संस्कृति के लोगों का बड़े पदों पर पहुंचना है। बहुत सामान्य परिवार से आते उस रिजल्ट दिखाते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा से जीत हुई है
पूरे देश का मूड, माहौल, अन्य दलों से लेकर मेजॉरिटी दलों का माहौल ये एनडीए की तरफ, रामनाथ कोविंद जी की तरफ है। और सामान्य परिवार में जन्मे, गरीब परिवार से निकलकर आने के बाद देश के इतने महामहिम राष्ट्रपति पद पर आज रामनाथ कोविंद जी का जहां पर बैठना, ये सामान्य भारतीय व्यक्ति को गौरवान्वित करने वाला है। और इस बात की खुशी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पूरे देशवासी मना रहे हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि एक इस तरह के वर्ग से लोगों, और देखिए ये पूरे समाज में हो रहा, हर क्षेत्र में हो रहा। क्रिकेट को ही ले लीजिए, छोटे शहरों से जिस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, दूसरे फील्ड्स में जिस तरह से लोग छोटे शहरों के आगे बढ़ रहे हैं, वो एक बदलाव देश में आ रहा है, सामाजिक स्तर पर भी, जो राजनीति में भी परिलक्षित हो रहा है। तो रामनाथ कोविंद का मेरा मानना है कि राष्ट्रपति बनना ये केवल भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का या कस्बाई पृष्ठभूमि के व्यक्ति का दिल्ली की राजनीति में, इस संस्कृति में प्रवेश और पदारोहण है। जी बिल्कुल। और जिस तरह का हम्बल बैकग्राउंड उनका है, जिस तरह का सादा जीवन, उच्च विचार का उनका नेचर रहा है, कम से कम मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर इसी तरीके से जानता हूं। कई साल उनके साथ संसद में रिपोर्टिंग करते हुए नई ताजा जानकारी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ गांव में अब मिठाई बंटना चालू हो गई है दीपक जी, और मैं इस वक्त ठीक घर के बाहर मौजूद हूँ, पैतृक घर के बाहर मौजूद हूँ रामनाथ कोविंद के, जो उन्होंने खुद ही इसे पक्का मकान बनवाया है। और आप यहाँ पे पीछे देखेंगे जो घर वाले हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ पीछे जो है ढोल बज रहा है और लगातार यहाँ पे जो है जो एक तरीके से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं रामनाथ कोविंद के। आप यहाँ पे देखिए, अगर लगातार यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे टेंट लगाया गया है, पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे पुलिस की भी तैनाती की गई है, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना से घटा जा सके। आप यहाँ पे देखिए, जितनी दूर तक नजर जाएगी उतनी दूर तक सिर्फ यहाँ पे लोग ही लोग हैं। और हम लोग ठीक यहाँ पे रामनाथ कोविंद के घर के बाहर है, अंदर उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त है, जो उनके पोते पोतियां हैं, जो नातिन है, वो भी इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं ये लोग। और अब जबकि ये सुनिश्चित हो चुका है कि रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति है, उसके बाद यहाँ पे आप उत्साह देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो इतना खुश है कि उनमें से एक व्यक्ति अब राष्ट्रपति होगा इस देश का, या तो नागरिक होगा इस देश का। तो बेहद ही खुश है यहाँ पे लोग और नाच गा के अपना उत्साह ठीक है वो प्रकट कर रहे हैं। दीपक जी ठीक है पंडित, फिर आऊंगा आपके पास, कुछ नई तस्वीरें और इकट्ठा करके रखिए। अच्छा लगता है जब गांव में इस तरह से जश्न होता है, अच्छा लगता है जब गांव का आदमी निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है, तो गांव वालों का उत्साह वाकई समझा जा सकता है। पंडित, मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन इस मसले के राजनीतिक पहलू को आप समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप फिर से एक बार पनौक की तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर उत्साहित हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। लेकिन मुकेश नायक जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ज्वाइंट रणनीति ने कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के जरिए जोड़ने की कोशिश थी, विपक्ष उसको पूरी तरह से तोड़ दिया? नहीं, इसमें विपक्ष को तोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पूरा चुनाव का गणित और पूरी स्टैटिस्टिक्स उनके पक्ष में थी दीपक जी, और चुनाव का लगभग परिणाम देश की जनता और हम सब लोग जानते थे। लेकिन हम लोगों ने पूरी विपक्ष की एकजुटता के लिए, विपक्ष धारदार और पैना हो, सरकार को जगाने का काम करे, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। बहरहाल फिलहाल तो देश को नया राष्ट्रपति मिल चुका है, इसलिए इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं कोविंद साहब को कि हमारे राष्ट्रपति भवन की संवैधानिक प्रमुख की जो गरिमा परंपरा रही है कि समृद्ध भारत की विविधता, इसके समावेशी दृष्टिकोण को साथ में लेकर चलेंगे, देश के समुदायों में, राजनीतिक दलों में सामंजस्य बनाएंगे और भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। इस दृष्टि से वो बधाई के पात्र हैं। देश का सबसे बड़ा पद है, देश की शान है।
राजीव रंजन जी, आपने कांग्रेस को एकाएक डिच क्यों कर दिया? आखिर क्या रीजंस थे कि आपकी पार्टी ने एकाएक कांग्रेस का साथ छोड़ के एनडीए के पाले में जाके बैठ गई और असीम राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दे दिया, राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया? दीपक जी, देश की राजनीति को मैं समझता हूं आज जो लोग देख रहे हैं उसमें संभवतः आप अगली कतार के चंद कुछ लोगों में से एक होंगे। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को भी आप जानते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। अलायंस में हम पिछली बार भी थे एनडीए के साथ और प्रणब मुखर्जी साहब जब उम्मीदवार यूपीए के हुए, हम लोगों ने उनको उनके गुणों के आधार पर अपना समर्थन दिया था। इस बार जो देश के हालात थे और जिस तरह से राजभवन और निर्वाचित सरकारों के बीच टकराव की स्थितियां बन रही थी, बिहार में जब रामनाथ कोविंद जी को भेजा जा रहा था तो उस समय एक सामान्य औपचारिकता का भी निर्वहन नहीं हुआ था कि वहां राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाए। आशंकाएं हमारे मन में भी थी, लेकिन 3 वर्षों का जो कार्यकाल है, इन 3 वर्षों में राजभवन को जिस तरीके से उन्होंने निष्पक्ष और निरपेक्ष बनाए रखा, राज्य सरकार के साथ समन्वय और सहयोग के साथ कई महत्वपूर्ण बिलों के निष्पादन से लेकर कई जगहों पर जो प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता जहां थी, उन्होंने राजनीतिक आग्रहों को उस पर हावी नहीं होने दिया। और शायद देश को एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की ही जरूरत थी। राष्ट्रपति भवन की जो गरिमा है, जो विरासत है, जो परंपराएं हैं, देश को 14वें राष्ट्रपति के अंदर जो गुण देखने चाहिए थे, वो उन्होंने बिहार के राजभवन में रहते हुए उन्होंने उसका परिचय करा दिया था। और यही वजह थी कि हम जरूर महागठबंधन के साथ बिहार में हैं और फिर भी हम लोगों ने उनको समर्थन देने का फैसला किया। लेकिन इसके राजनीतिक तौर पर जो भी संदेश ढूंढने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। देश में जो स्थितियां हैं, जो आर्थिक नीतियों की असफलताएं हैं, जो किसानों को लेकर के केंद्र सरकार के दोहरे मानदंड हैं, जिस तरह से रोजगार के सवाल पर नौजवान छले गए हैं, देश में जो सवाल है उस पर एक प्रभावी विकल्प बने। नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव जरूर पॉलिटिक्स में होना चाहिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। सवालों पर एक सहमति बने और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि 2019 में अभी भले ही लोगों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक प्रभावी विपक्ष के लिए काफी संभावनाएं हैं। जब हम 2019 संभावनाओं को तो आपने तोड़ दिया, प्रदीप जी एग्री करेंगे, सरकार के सामने वो संभावनाएं तो टूटती जा रही है सशक्त विपक्ष की, क्योंकि नीतीश कुमार जी का झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा है बीजेपी के प्रति, एनडीए के प्रति, और दिखाई दे रहा है वो साफ साफ, इट्स ऑब्वियस। दीपक जी, अगर मुझे 30 सेकेंड केवल मौका दे दीजिए तो मैं अपनी कुछ बातों को रखना चाहूंगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं देश को नीतीश कुमार जी की राजनीतिक शैली का मुरीद होना होगा। अगर सर्जिकल स्ट्राइक के समय हम सवाल खड़े करते हैं, हम जीएसटी पर सवाल खड़े करते हैं, अगर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर जब सवाल खड़े करते हैं, मुझे लगता है ये राजनीतिक दलों के आग्रह दुराग्रह से ऊपर के सवाल हैं। और ऐसे सवालों पर कहीं ना कहीं सेंटर के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने का जो नीतीश कुमार जी का जो तरीका था, उसको राजनीतिक तौर पर उसका जो भी विश्लेषक अर्थ निकाले हम, लेकिन ये मानते हैं कि आने वाले समय में जो भावी हिंदुस्तान की परिकल्पना अगर आप करते हैं तो विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए और उनके पास केवल विरोध नहीं का एजेंडा होना चाहिए। हम क्या वैकल्पिक तौर पर देश के लिए चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं, वो भी हमारा साथ होना चाहिए और तब ज्यादा बेहतर तरीके से हम केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, राज्यों में जिनकी भी सरकारें हो, उनके खिलाफ प्रभावी तरीके से जनता के बीच अपनी बात रख पाएंगे। चलिए, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं प्रदीप जी, हमारी एक क्वेरी और मेरा पैनल भी मेरी मदद करेगा कि मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव का वोट किस तरफ गया, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था कि रामनाथ कोविंद उनका कितने लोगों ने साथ दिया। हाँ, उनका कितने, कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए, नेताजी अकेले, शिवपाल जी अकेले, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में मीरा कुमार जी को एक भी वोट नहीं मिला। ये बताता है कि किस तरह की कैंपेनिंग हुई थी, यानी वहां की सत्ताधारी पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू। देखिए, ये आंध्र प्रदेश की कहानी जो है कांग्रेस के राजनीतिक पतन की कहानी कहता है। ऐसा प्रदेश जिसने 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में पहुंचाया, प्रचंड बहुमत सबसे ज्यादा
MP जीतकर आंध्र प्रदेश से आए, वहां से राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य और विधायक, इनको मिलाकर अगर उम्मीदवार को आपके एक भी वोट नहीं मिलता तो ये बहुत चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये सोचने की बात है कि हम कहां पहुंच गए। 2009 में जिस पार्टी को हम लोगों को बहुत खुशी दीजिए, गजरों गाना बजाना गांव है महामहिम रामनाथ कोविंद जी का। उस गांव से हमें लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर किस कदर उत्साह है, किस कदर लोगों में जोश भरा हुआ है, किस कदर लोग इकट्ठे हैं, किस तरह लोग सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। आप वैल्यू ऑफ वोट देख सकते हैं। लगभग 65% रामनाथ कोविंद जी को मिले हैं और 35% मीरा कुमार को मिले हैं, या 34% के आसपास मीरा कुमार को मिले हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इस चुनाव का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। इस चुनाव का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या एक लार्जर कोएलिशन बन पाएगा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी या भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ियां हैं उनके खिलाफ खड़ा हो 2019 में। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव ने उन संभावनाओं को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। बिल्कुल। देखिए, विपक्ष के पास इस समय जो मौजूदा स्थिति है, भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। विपक्ष के पास अगर कोई एक क्रेडिबल चेहरा राजनीतिक रूप से जिसकी साख हो, जिसकी ईमानदारी पर कोई सवाल न हो, अगर वो है तो वो नीतीश कुमार का है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष का साथ छोड़ गए, ये विपक्षी दलों को और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार इस बारे में बड़े क्लियर है। वो साफ कहते हैं कि मैं अगर ये बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या देश का नेता बन जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा जोक लगेगा। हाँ। और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। हाँ, क्योंकि बिहार से एक राज्य की पार्टी है, एक राज्य में भी वो एक घटक है पूरे गठबंधन का। तो ऐसे में विपक्ष के बाकी दल अगर ये बड़प्पन दिखाते और ये पेशकश करते कि 2019 में हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। सबसे पहली तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति को बधाइयां दी जा रही हैं। अब इनको महामहिम राष्ट्रपति डेजिग्नेट कहा जा सकता है। अभी तक उन्होंने जो औपचारिक तौर पे वो शपथ नहीं ली है। महेश शर्मा केंद्रीय पर्यटन मंत्री वहां पर मौजूद है। वो शायद महेश शर्मा ने ही अपना घर कोविंद जी को दिया था। उसी घर में कोविंद जी रह रहे हैं 10 अकबर रोड पर, जहां पर महेश शर्मा जी रहा करते थे। अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। रामनाथ कोविंद जी अलग से लोगों से बात कर रहे हैं। ये शायद पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा, जिन्होंने इस बात की घोषणा की। और शायद उनको सूचना देने, औपचारिकता के तौर पर सूचना भी देना होता है और एक सर्टिफिकेट भी देना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ विनिंग देना होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आप महामहिम रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, और आप उनके घर की हलचल भी इस वक्त देख रहे हैं। ये आपको भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं के शर्मा, वो दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर। और उन तमाम लोगों से वो बात कर रहे हैं जो उनसे मिलने आए हैं, जो उनको ग्रीट करने के लिए आए हैं। और अब मेरे ख्याल से मीडिया को कहा जा रहा है कि वो बाहर जाए। तस्वीरें आपने ले ली है, तो ये आप पहली तस्वीर हम आपको फिर से दिखाते हैं। तो अब इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता तार-तार क्यों हो गई और नेता, नीति और नियत के बिना विपक्ष एकजुट कैसे हो पाएगा 2019 में। ये सवाल आज से खड़ा हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह की मात एनडीए ने यूपीए को दी है वो सीखने लायक है कि किस तरह से राजनीतिक चालें, मोहरे चले जाते हैं एक राजनीतिक बैटल के दौरान, एक राजनीतिक जंग के दौरान। आगे इसी पर बात करें।